जय हिंद दोस्तों। मिशन एसएससी जीडी 2021 में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इतिहास के कुछ आगे के पॉइंट्स देखने वाले हैं। हम लोगों ने वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता ये सब पढ़ लिया है, मगध का इतिहास ये सब भी पढ़ लिया है। तो आगे के इतिहास के कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, अगर ऐसा है कि आप सोच रहे हो कि केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ के या इधर उधर से ऑब्जेक्टिव पढ़ के आप एसएससी जीडी निकाल लोगे, तो ऐसा नहीं है। आपको पॉइंट वाइज पढ़ना चाहिए। और चूंकि ये अरिहंत बुक का एमसीक्यूज़ है, मैंने आपको बताया था कि अरिहंत बुक का एमसीक्यूज़ में चला रहा हूँ, तो अरिहंत बुक का एमसीक्यूज़ आपको काफ़ी काम आ सकता है। केवल इसी पे रिलाई नहीं करना है, आपको मौर्य सम्राट लूसेंट की बुक से पढ़ना है। आराम से जितने टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ उतने, जैसे मौर्य साम्राज्य है तो मौर्य साम्राज्य को लूसेंट की बुक से पढ़िए और यहाँ आके एमसीक्यूज़ सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो इससे आपकी जानकारी बढ़ती रहेगी। और एसएससी जीडी में अभी टाइम है, तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम से पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, एसएससी जीडी के लिए भी तैयारी कीजिए। तो चलिए आज के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोट्स के रूप में किसने पहचान की है। तो सेंड्रोकोट्स के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान करने वाले इतिहासकार हैं विलियम जोन्स। ठीक है, कौन है? विलियम जोन्स। ये बात याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा कठिन भी है क्योंकि आप भूल सकते हैं। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसमें से कोई शक नहीं है कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। और अगर पूछा जाए कि चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो इन्होंने पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। ये बात याद रखेंगे, अर्थशास्त्र कोई मतलब इकोनॉमिक की पुस्तक नहीं है, बल्कि उस समय की राजनीतिक व्यवस्था को दर्शाती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे चाणक्य, और चाणक्य ने पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। इन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। किसको? चाणक्य को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो अब आप सभी ने ऐसी कहानियां पढ़ी होंगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा घनानंद। ये एकदम सा हलवा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है एक तरफ से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? तो मेगास्थनीज आपका रहता था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ये बात याद रखना है। और मेगास्थनीज की एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका, ये बात भी आपको याद रखनी है। वैसे ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कम है, पर ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछता है कि इंडिका किसकी पुस्तक है या मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है। तो आपको ये याद रखनी है कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। चलिए, कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना अभी मैंने आपको बताया अर्थशास्त्र, तो ये बात आपको याद रखनी है। देखिए, पूछ लिया इंडिका किसकी रचना है, तो इंडिका आपको बता दिया मेगास्थनीज की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था। तो इसमें अभी आपको मैंने बताया कि क्या था, कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया। कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त नहीं था बल्कि चाणक्य था। कौटिल्य का ही दूसरा नाम चाणक्य था, तो ये कथन बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल सही, विष्णुगुप्त और चाणक्य दोनों ही था। चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया, ये भी बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ले श्रवणबेलगोला में प्राण त्याग दिए। इसमें से कोई भी गलत नहीं, यानी कि सारे ही सही हैं आपके। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ले श्रवणबेलगोला में प्राण त्याग दिए। और ये पूछा जाता है कि किस विधि से त्याग दिए, तो ये थी आपकी संलेखना विधि से। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम ऐसा शासक था जिसने संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे। संलेखना विधि में आपको भूखे प्यासे रह के प्राण त्यागना होता है। चलिए आगे के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यूनानियों ने किसे अमित्रोचेट्स कहा है? ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। यूनानियों ने किसे अमित्रोचेट्स कहा है? तो ये कहा है आपके बिंदुसार को। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? बिंदुसार। आगे के क्वेश्चन देख लेंगे। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि अशोक ने कलिंग पे कब आक्रमण किया था। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि अशोक ने किया था 261 ईसा पूर्व में। ठीक, 261 ईसा पूर्व में। देखिए, अशोक ने राज्याभिषेक कब किया था? 269 ईसा पूर्व में, और अपने राज्याभिषेक के 8वें साल बाद ही उसने कलिंग पे आक्रमण कर दिया था। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। खैर, वो याद रखना भी थोड़ा इम्पॉसिबल है, पर आप ये याद रखेंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, और कलिंग के युद्ध से ही मतलब विचलित होकर उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला क्वेश्चन है अशोक की शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था आपके जेम्स प्रिंसेप ने। ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? पूछ रहा है कि अशोक के किस शिलालेख में
उसकी कलिंग विजय का वर्णन है तो उसके 13वें शिलालेख में, 13वां शिलालेख जो कि सबसे लंबा शिलालेख भी माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है अशोक का, तो वो भी आपका 13वां शिलालेख हो जाएगा, ठीक है। और उसमें कलिंग विजय का ही वर्णन है, यानी कि कलिंग युद्ध का वर्णन है, एकमात्र ऐसा शिलालेख है जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध, शाक्य एवं अशोक नाम मिलता है, ठीक है। तो किस शिलालेख में मिलता है, ये मिलता है आपका मास्की शिलालेख में। ये एक लघु शिलालेख है और इसमें अशोक को बुद्ध, शाक्य या अशोक नाम दिया गया है। इसके अलावा अशोक को देव नाम प्रिय भी कहा जाता था, ये बात भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं ग्रीक और अरमाइक में प्राप्त होता है। तो अशोक का कौन सा ऐसा अभिलेख है जो दोनों भाषाओं में प्राप्त होता है, तो ये है आपका सरेकुना। सरेकुना कहाँ पे है, अफगानिस्तान में है। तो सरेकुना आपका प्राप्त होता है ग्रीक और अरमाइक दोनों लिपि में। देखिए भारत में जो अशोक के शिलालेख मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं, ठीक है, और पाकिस्तान में जो मिले हैं वो खरोष्टी लिपि में मिले हैं। अफगानिस्तान में जो मिले हैं वो अरमाइक में मिले हैं, और एक मिला है आपका ग्रीक में, तो वो ग्रीक लिपि में मिला है। मतलब अशोक स्थानीय भाषा के आधार पर ही शिलालेख अपना लिखवाता था। तो इस तरह से याद रखेंगे, भारत में आपको ब्राह्मी मिलेगा, पाकिस्तान में आपको खरोष्ट मिलेगा और अफगानिस्तान में आपको अरमाइक लिपि मिलेगी। चलिए, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था। 72 का आंसर आप सभी को पता होगा। सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। सांची के स्तूप सबसे बड़े स्तूपों में से एक है। स्तूप क्या होता है, तो जहाँ पे बुद्ध की अस्थियाँ रखी होती हैं, अस्थियों का कुछ भाग रखा होता है, उसे स्तूप कहते हैं, ठीक है। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया है। अभी आपको बताया मेगास्थनीज था उस समय, तो उसने भारतीय समाज का वर्णन कितने भागों में किया था, 7 भागों में किया था। ये बात आपको याद रखना है। मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी, इंडिका। चलिए, किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था। यहाँ पे पूछ रहा है कि किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था। धम्म का अर्थ है कि बौद्ध धर्म, धम्म से अर्थ यहाँ पे बौद्ध धर्म होगा, आप सभी को पता होगा। तो बी अशोक ने किया था। अशोक सबसे महानतम शासक था, और इसके अलावा यही अशोक बुद्ध धर्म को बहुत प्रचार प्रसार किया था। अपने बेटे और बेटी को भी भेजा था श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। चलिए, अब हमको बताना है यहाँ पे कि कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। क्या बताना कि कौन सा कथन असत्य है। अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को भेजा। ये महेंद्र और संघमित्रा उसके पुत्र और पुत्रियां थी, ठीक है। अशोक ने श्रीलंका भेजा था, ये बात बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ये बात भी सही है। और अगर पूछा जाए कि अशोक की राजधानी क्या थी, तो अशोक की राजधानी कन्नौज थी। चलिए, अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोवाद नामक बौद्ध ग्रंथ से ली गई, ये बात भी बिल्कुल सही है। अशोक के धम्म की परिभाषा, अशोक ने एक धम्म की परिभाषा दी थी और वो आपके वर्णित है राहुलोवाद में। तो इसमें से कोई भी आपका गलत नहीं है, सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में विष्टि किसे कहा जाता था, ठीक है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि मौर्य काल में विष्टि किसे कहा जाता था। तो निःशुल्क श्रम को, जिसको आजकल हम बेगारी कहते हैं, तो उसको कहते थे निःशुल्क श्रम को क्या कहते थे, विष्टि, ठीक है। जिसको बेगारी कहा जाता है आज के ज़माने, यानी कि आपने काम करवा लिया और पैसे नहीं दिए, तो उसको कहते हैं बेगारी। निम्नलिखित में से किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। अश्वमेध यज्ञ आप सभी को पता होगा, अगर आप थोड़ा भी जानकारी रखते हैं तो अश्वमेध यज्ञ आपको पता होगा। पुष्यमित्र शुंग ने आपका अश्वमेध यज्ञ कराया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजलि किसके समकालिक थे। पतंजलि क्या थे, आपके एक व्याकरणाचार्य थे, और ये पुष्यमित्र शुंग के मतलब समकालीन थे। पुष्यमित्र शुंग कौन था, तो इसने शुंग वंश की स्थापना की थी, या जिसको ब्राह्मण वंश भी कहते हैं। चूंकि ये ब्राह्मण था इसलिए इसके वंश को भी ब्राह्मण वंश कहा जाता है कभी कभी, ठीक है। इसने शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने, और पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। शुंग वंश का संस्थापक कौन था, ये देखिए पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग आपका शुंग वंश का संस्थापक। भूमिदान का उल्लेख किस राजवंश के समय का प्राप्त होता है। भूमिदान का उल्लेख, तो भूमिदान का उल्लेख आपको सतवाहनों के समय का प्राप्त होता है। जो भूमिदान कर देते थे, लो ले जाओ, तुम ले जाओ, तुम ले जाओ, तो ये सतवाहन ज़्यादा करते थे, ठीक है। शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे। किसके सिक्कों की बात कर रहा, सोना चांदी के तो सब चलाते थे, सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में चलाए गए थे। अभी यहाँ पे पूछ रहा है कि शीशे के सिक्के कहाँ पे चलाए गए, तो शीशे के सिक्के आपके सतवाहन वंश ने चलाए थे। क्या, फ्री में सबको भूमि देता था, फिर जब सिक्के कम पड़ जाते थे तो शीशे के चला देता था। इतना ज़्यादा लुटाओगे तो कहाँ से बचेगा, तो वही शीशे के सिक्के चला दिया। चलिए, भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए। यहाँ पे आपका पूछ रहा है कि किस वंश के शासकों ने, तो ये इंडो ग्रीक, जिन्हें कि ग्रीक यूनानी भी कहते हैं, या फिर इंडो यूनानी, कुछ ऐसे करके भी आपका आ सकता है। आपको याद रखना है इंडो ग्रीक, ये ग्रीक को यूनान भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको इंडो यूनानी करके भी आ सकता है ये ऑप्शन। तो आपको इंडो यूनानी और इंडो ग्रीक में
मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के इंडो ग्रीक या फिर इंडो यूनानी शासकों ने चलाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो सेंट थॉमस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था गोंदो फर्निस के शासनकाल में। ठीक है, गोंदो फर्निस के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। तो आज का ये सेट हम दो क्वेश्चन दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के इस सेट में हमने मौर्य साम्राज्य पढ़ लिया है। अब अगले सेट में हम क्या पढ़ेंगे? जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य से हम अगले सेट में कंटिन्यू करेंगे। अभी आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि सर केवल हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं या अभी तक केवल हिंदी ही करा रहे थे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं सारे सेट कराता चलूँगा। मैं एक एक वीडियो आपको डेली देता हूँ, आप डेली देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। जैसे ही आपका आएगा तो आपको मैराथन चलवा दी जाएगी, पूरी हिस्ट्री एक वीडियो में, पूरी ज्योग्राफी एक वीडियो में, ऐसे करके। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना, बस केवल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर कर देना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।